बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं साधना वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान एरिया। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 11 जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। और ये स्टोरी है बाल गोविंद भगत जी का। तो इसमें लेखक क्या बता रहे हैं इनके जरिए ये पढ़ा जाएगा। जैसे दिखा गया है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है, लेखक ने किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। समाज में वे कह रहे हैं कि वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से, माने पहनावा से या बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का कहना है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। मतलब सन्यासी लोगों का जो आधार होता है वो मानव के मानवीय सरोकार, मतलब जो समाज में मनुष्य हैं उनसे सरोकार रखता है, उनसे, उनके जीवन से। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। मतलब ये सन्यासी लगते हैं लेकिन उनकी तरह इनका पहनावा नहीं है सन्यासी की तरह। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण, मतलब गांव के जीवन का जो है सजीव झांकी देखने को मिलती है। गांव के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो चलिए देखते हैं बाल गोविंद भगत की स्टोरी। हाँ, तो चलते हैं चैप्टर पढ़ने के लिए। बाल गोविंद भगत, चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। इन्हीं के ऊपर पूरा स्टोरी इसका है। तो बाल गोविंद भगत मझोले कद के, मझोले मतलब होता है बीच के, मझले यानी कि न छोटे हैं न एकदम बड़े हैं, बीच के उनका कद है, बीच में जो होता है कि गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे। इनका जो एज है, उम्र है, वो 60 के ऊपर ही होंगे, कम नहीं होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। मतलब उनका जो बाल था छोटा ही था, बड़े नहीं रहते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता, यानी कि उनके जो बाल थे वो छोटे छोटे बाल थे लेकिन हमेशा रहा करते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी जो पूरे सिर को नहीं ढकता था, थोड़ा सा लगा रहता था। जब जाड़ा आता, मतलब ठंडी का जब मौसम आता तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। एक मतलब एक कंबल जो था काली कलर का, उसको ही वे हमेशा ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही, मतलब उनके नाक से ही वो टीका लगा रहता था, चंदन का टीका। औरतों के टीके की तरह, जैसे औरतें टीका लगाती हैं उसी तरह से वो लगाया करते थे, यानी गोल टीका लगाते थे। शुरू होता गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते और गले में तुलसी की जड़ों की माला, बेडोल माला बांधे रहते। जो तुलसी का माला होता है वही उनके गले में वो पहने रहते थे, अपने गले में। ऊपर की तस्वीर से, जो ऊपर भी आपको मैंने बताया है, उससे ये पता चलता है कि यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। मतलब जो ऊपर उनका पहनावा था उससे मत मानिए कि वो साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ, मतलब वो गृहस्थ थे, साधु नहीं थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी मतलब उनकी पत्नी, उनकी पत्नी की नहीं याद है। उनके बेटे और पतोहू, पतोहू कहते हैं बेटे की पत्नी को, पतोहू कहते हैं। तो मैंने देखा था थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। किसकी थी? बाल गोविंद साधु के थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। मतलब बाल गोविंद भगत के परिवार भी थे, पत्नी भी थे, बहू बेटे भी थे और एक साफ सुथरा उनका मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु
साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, मतलब जैसे साधु होते हैं उन लोगों से वो खरे उतरने वालों में से थे। कबीर को साहब मानते थे, माने कबीर दास जो हैं, कबीर दास को वो साहब मानते थे कि उनके साहब थे। उन्हीं के गीतों को गाते, कबीर दास जो पद होते हैं ना, वही ये बाल गोविंद गाया करते थे। उन्हीं के आदर्शों पर चलते भी थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, जैसा कि कबीरदास जी का व्यवहार था वैसे खरा व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, मतलब इस बात कुछ करना होता था तो डायरेक्ट बात कर लिया करते थे, संकोच नहीं करते थे। न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते और ना तो किसी से बिना वजह के झगड़ा ही करते। किसी की चीज़ नहीं छूते और ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, मतलब ये किसी का भी सामान हो, कोई भी चीज़ हो, बिना उससे पूछे उसका सामान का यूज नहीं करते थे। इस नियम को कभी कभी, ये जो इनका नियम था किसी का सामान नहीं छूना ना यूज में लाना, इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता इनके बारे में। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, मतलब उनका परिवार था, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब मतलब कबीर दास को ही साहब कहते थे, तो उनकी सब चीज़ें वो मानते थे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो साहब यानी कबीर दास जी की है। जो कुछ खेत में पैदा होता, बाल गोविंद खेत में जो भी अनाज पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। साहब मतलब कबीर दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मठ मतलब होता है कि जहाँ साधु सन्यासियों का जो ग्रुप होता है, जो इकट्ठा रहते हैं साधु सन्यासी, उसी को कहते हैं मठ। तो उसी में वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाता जाकर, मतलब जो सामान लेकर जाते थे अनाज वगैरह, वो जो मठ था साधु सन्यासियों का, उसी में दरबार में वो रख दिया करते थे। और प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता, मतलब जो वहाँ के साधु लोग देते थे दरबार में के, उसी को लेकर वो आते थे और उसी से अपना घर चलाते थे, मतलब गुजर बसर करते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, मतलब लेखक एकदम मुग्ध थे इनके इस व्यवहार को देखकर। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद, ये अक्सर कबीर के जो दोहे हैं, पद हैं, उसको हमेशा गाया करते थे, जो उनके कंठ से निकलकर सजी होते। मैं इतना सुंदर गाते थे, इतना ढंग से गाते थे कि जो सुनता था वही उनके गाने सुनकर ही, मतलब गाने से सजीव हो जाते थे, उनके कंठ से निकलकर इस तरह से वो गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। जब आषाढ़ की रिमझिम की बारिश होती है तो गांव के जो लोग होते हैं वो बारिश जब होती है तो गांव में उतर जाते हैं खेतों में। खेती बाड़ी का काम शुरू होता है ना आषाढ़ के महीने से, तो क्योंकि गांव का काम खेत बाड़ी करना ही होता है, किसान का ही काम सब होता है, तो गांव के लोग ही सब काम करते हैं। तो पूरा गांव, मतलब समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, खेल रहे हैं। औरतें कलेवा मतलब मिट्टी का लेवा बना रही हैं औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं। बादल घिरा हो तो धूप होगा ही नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है? सोचे यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर, बाल गोविंद भगत भी खेत में अपने आ गए थे, क्योंकि इसमें सारे गांव के लोग पहुँचे थे खेत में अपनी अपनी।
तो वहाँ बाल गोविंद भी अपने खेत में थे। तो बाल गोविंद भगत समूचा जो उनका शरीर था कीचड़ में एकदम लिथड़े हुए थे, पूरा शरीर कीचड़ में लिथड़ा हुआ था। अपने खेत में रोपनी कर रहे थे, मतलब खेत को रोप रहे थे, तो खुद भी पूरा कीचड़ में फंस गए थे, ऐसा लग रहा था, पूरा शरीर मिट्टी मिट्टी लगा हुआ था। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही थी। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। जब किसान लोग खेतों में धान को रोपते हैं उस समय वे गाना गुनगुनाया करते हैं। गाते इसलिए हैं जिससे उनका जो काम है वो और जल्दी होता है और बहुत अच्छा से होता है, तो इसलिए अक्सर गाते हैं। तो इसी तरह ये भी गाना गा गा के अपना धान रोप रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे उनका जो गाना है कुछ स्वर्ग मतलब ऊपर जा रहा है और कुछ वहाँ जो आसपास सब हैं उनको सुनाई दे रहा है, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। उनका गाना भी इतना अच्छा हुआ करता था, लोग सुनने लगते थे। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं इनका गाना सुन के। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ काँप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। मतलब इतना अच्छा गाना उनका लगता है कि उनका गाना सुन के सारी औरतें भी गाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, जो वहाँ हल चला रहे हैं उनके पैर उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियाँ एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं, मतलब उनका जो हाथ है और तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है जादू। और वहाँ सब लोग सोचते हैं कि जो बाल गोविंद भगत का गाना है ये कोई जादू का काम कर रहा है जैसे लग रहा है, क्योंकि सबका जो काम है बहुत तेज़ी से हो रहा है। सब गाने में एकदम मस्त हैं, मगन हैं, गाते हुए गुनगुनाते हुए अपना काम सब लोग कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं चलता है समय का, ऐसा सब मस्त हो जाते हैं गाना सुन के। तो इसलिए कहा गया है कि संगीत है या जादू। भादों की वह अंधेरी अधरतिया कहते हैं, से 12 बजे का जो समय होता है उसको अधरतिया कहते हैं। तो भादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी ही देर पहले, माने आधी रात में से पहले ही मूसलाधार वर्षा ख़त्म हुई थी। उससे पहले बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी। बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, मतलब उसमें बिजली बहुत गरज रही थी तो और कोई आवाज़ तो वहाँ सुनाई नहीं देगी जब बादल में गड़गड़ाहट हो रही, बिजली चमक रही है तब। किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टर टर, दादर कहते हैं मेढक को, तो मेढक कैसा बोलता है टर टर, तो कह रहे हैं दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत, मतलब मेढक भी बोल रहे हैं उसी में। बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकी, मतलब ये जो गाना गा रहे हैं इनके गाने की आवाज़ कम नहीं हुई मेढकों की आवाज़ से या झिल्ली की झनकार से, अपने गाने गाते जा रहे हैं। उनकी खजड़ी, पहले खजड़ी हुआ करती थी जो हाथ से बजाया करते थे, तो उसी को खजड़ी कहा जाता है। डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? ये बाल गोविंद जी गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। चिहुक मतलब होता है डर उठना। फिर कहा गया हाँ पिया तो गोद में ही है, ऊपर लिखा है गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है, इसीलिए वह डर जाती है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। चमक मतलब होता है डर जाना। तो यह कहा गया है कि उसका इसमें दिया गया है पास ही रहता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि वो एकदम अकेली है, क्योंकि अंधेरी रात रहती है तो डर जाती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की, क्योंकि भादों की जो रात होती है बहुत, क्योंकि उसमें हमेशा बारिश हुआ करती है, बादल गरजते हैं, कभी घिर जाता है बादल, तो डरावना लगता है रात में अंधेरे में।
तो अभी रात के उनका यह गाना, जो इन बाल गोविंद जी इनका गाना, आधी रात में का यह गाना, अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली, बिजली की तरह किसी ने चौंका देती। क्योंकि रात को तो बिजली चमकती है, लेकिन बिजली की तरह ही इनका गाना भी लोगों को चौंका देता है। क्योंकि रात सोने के लिए होता है, लोग सोते हैं, अगर रात में कोई गाना गाएगा तो रात में आवाज़ और ज़्यादा सुनाई देता है। क्योंकि जब सन्नाटा रहता है तो उस समय कोई कुछ गाता है, कोई बुलाता है, तो उस समय की आवाज़ जो होती है बहुत तेज़ सुनाई देती है। तो इसीलिए कहा गया बिजली की तरह किससे न चौंका देता। क्योंकि सब लोग सोए रहते हैं तो उसमें लोग चौंक जाते हैं इनके गाने की आवाज़ को सुन के। अरे अब सारा रात निस्तब्ध में सोया है, मतलब सारा गांव जो है एकदम निस्तब्ध, मतलब सो चुका है। और बाल गोविंद भगत का संगीत जो है जाग रहा है, मतलब ये अकेले गा रहे हैं यानी कि जाग रहे हैं। और पूरा गांव क्या कर रहा है, तो निस्तब्ध सोया हुआ है। भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, सबको जगा रहा है, मतलब जो आसपास के गांव के, जिनके गांव के लोग हैं उनको जगा रहा है। क्योंकि इनका गाना जो गा रहे हैं बहुत तेज़ सुनाई सबको दे रहा है कि रात को सन्नाटा है। तो क्या कह रहे हैं, क्या गाना है इनका, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। क्योंकि पहले गांव में ऐसा हुआ करता था, बहुत चोरियां हुआ करती थी, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, मतलब रात को एकदम से सो मत जाओ, जागिए भी और सोइए भी। क्योंकि अगर कोई चोर आ गया तो तेरा सारा सामान लेकर चला जाएगा। इसलिए कह रहा है गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जा, मतलब सोइए लेकिन जागिए भी कि कोई चोर आके सामान सा लेकर चला ना जाए। इसलिए लोगों को जगाने के लिए ही वो गाना गाया करते थे कि किसी का कोई सामान नुकसान ना हो जाए, कोई बाहरी चोर ना आ जाए और लेकर कुछ चला ना जाए। तो इस सबको सचेत किया करते थे। कार्तिक आया नहीं की बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ। प्रभातियाँ कहते हैं जो सुबह के समय, प्रभात के समय जो गाना गाया जाता है उसी को प्रभातियाँ कहते हैं। तो बाल कह रहे हैं कार्तिक आया नहीं, अभी कार्तिक नहीं आया है, कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ, मतलब सुबह का जो गाना है प्रभात का वो शुरू हो गया, जो फागुन तक चला करती, जो गाना रोज़ फागुन माह तक गाते थे चला करती थी। इन दिनों वे सवेरे ही उठ जाया करते थे। तो आपका इतना पढ़ा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट है इसके आगे का स्टोरी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी आपको। तो इतना आप अच्छे से पढ़िए और एंजॉय करिए। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे की स्टोरी को लेकर। ओके, बाय बाय।